हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी के लिए जो एडिटोरिया का समर्पण टेस्ट सीरीज आया है बीपीएससी 71st प्रीलिम्स 2025 के लिए, उसका टेस्ट नंबर 11 और टेस्ट नंबर 1 to 10 आप लोगों को पहले ही करवाया जा चुका है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाके हमारे टेलीग्राम से जुड़ पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो चलिए देखेंगे। पहला इसमें है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रस्ताव है कि ब्रह्मांड एक अति छोटे गोलक यानी कि एकांकी परमाणु बिंदु से उत्पन्न हुआ है और तब से इसका विस्तार हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा हमारा दिया गया है कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार कार्बन और ऑक्सीजन जैसे भारी तत्व ब्रह्मांड के जन्म के पहले कुछ सेकंड के भीतर ही बन गए थे। तो आपको पता है ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ जो हल्का तत्व है वो यहाँ पे निर्मित हुआ था। और इसका प्रमाण आपको पता होगा कि अभी जो सूर्य सूर्य जो है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम की बहुलता है। तो यही हाइड्रोजन और हीलियम जो है, और इसके अलावा अन्य भी जैसे लिथियम वगैरह है, ये जो है ब्रह्मांड के तुरंत यानी कि जो बिग बैंग सिद्धांत हुआ था उसके जस्ट कुछ मिनट के बाद ही ये तत्व जो है निर्मित हो गए थे। तो इसीलिए दूसरा हमारा स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि दूरस्थ आकाश गंगाओं में देखी गई लाल विस्थापन, जिसको रेड शिफ्ट भी बोलते हैं, विस्तारित ब्रह्मांड का समर्थन करती है। तो आपको पता है ये सही है। पहला और तीसरा सही है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि खगोलीय पिंडों की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था सूर्य ग्रहण का कारण बनती है। तो जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है। तो ऑप्शन बी सही होगा। और आपको पता है कि यह अमावस्या में होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा भारतीय शहर मानक मध्याह्न रेखा, जो कि 82.5 डिग्री पूरब में है भारत में, इसमें सबसे नजदीक है। तो आपको पता है इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरता है। और भारत में यह 5 स्टेट से होके गुजरता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है कि अक्षांश और देशांतर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि केवल भूमध्य रेखा ही एक अक्षांश है जो एक वृहद वृत्त बनाती है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर है दो स्थानों के बीच स्थानीय समय का अंतर उसके देशांतर के अंतर के समानुपाती होता है। तो ये भी सही है। तीसरा है कि एक ही अक्षांश पर स्थित सभी स्थानों पर वर्ष भर दिन और रात बराबर होता है। तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। और अगर हम लोग सिर्फ भूमध्य रेखा की बात करें यानी कि 0 डिग्री जो हमारा अक्षांश रेखा है, तो उसपे ही हर एक जगह जो है यानी कि सारा अक्षांश पे हर एक जगह पे उसका जो है दिन और रात जो है इसमें बराबर होगा। तो इसीलिए हमारा जो है तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर चौथा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है प्रत्येक बिंदु पर प्रधान मध्याह्न रेखा के ठीक 180 डिग्री के विपरीत होती है। तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि देश और द्वीप जो है वो विभाजित ना हो जाए। तो इस कारण से जो है इसको सीधी रेखा में नहीं रखा गया है, बल्कि उसको जरूरत के अकॉर्डिंग जो है उसको अगर आप लोग बेरिंग स्ट्रेट में देखें तो उसको मोड़ा गया है ईस्टर्न साइड की ओर। और आगे बढ़ेंगे तो आगे भी इसको जो है वेस्टर्न साइड में मोड़ा गया है। तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। पूछ रहा है सही, तो 1 और 2 सही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे है कि यदि ग्रीनविच जो कि 0 डिग्री देशांतर है, इस पर स्थानीय समय सुबह का 10 बज रहा हो, तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित स्थान पर स्थानीय समय क्या होगा। इसमें 2 चीज पता होना जरूरी है। एक तो कि जो हमारा 1 डिग्री देशांतर का जैसे ही गैप आता है तो उसमें 4 मिनट का टाइम लगता है। यानी 1 डिग्री देशांतर पर आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 4 मिनट का टाइम का उसमें गैप आएगा। अगर आप ईस्ट साइड की ओर बढ़ रहे हैं तो वो टाइम इंक्रीज होगा, और वेस्ट साइड की ओर अगर आप जा रहे हैं तो टाइम यहाँ पे घटा आएगा यानी कि घट जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ कह रहा है कि 10 बज रहा है और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, तो अगर 1 डिग्री पे 4 मिनट है तो 15 डिग्री पे 60 मिनट यानी 1 घंटे। और अगर 60 है तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा, और इधर करेंगे तो 4 घंटे का गैप आएगा। तो 4 घंटे का गैप है तो सुबह में 10 बज रहा है तो दोपहर का 2 बजेगा इस टाइम पे। तो इसीलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
आगे इसमें कह रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। इसमें पहला स्टेटमेंट हमारा दिया गया है कि यह दिन और रात के परिवर्तन का कारण बनता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, तो आपको पता है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ना कि पूरब से पश्चिम की ओर। पूरब से पश्चिम की ओर सिर्फ 2 ग्रह जो हैं वो घूमते हैं, एक तो शुक्र है और दूसरा यूरेनस। तीसरा है कि घूर्णन की गति जो है ध्रुव पर सबसे अधिक और भूमध्य रेखा पर शून्य होती है, तो ऐसा नहीं है। यह जो है भूमध्य रेखा पर ही सबसे अधिक और ध्रुव पर शून्य होगी, तो इसीलिए हमारा सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें, तो चलिए हम लोग मिलान करेंगे। इसमें पहला जो हमारा दिया गया है कि परिक्रमण, तो परिक्रमण आपको पता है कि इसके कारण ऋतु परिवर्तन और घूर्णन के कारण जो है दिन और रात होता है, तो इस कारण से हमारा ये जो है 2 और 1 का कॉम्बिनेशन। फिर अक्ष का झुकाव जो है यह दिन और रात की लंबाई जो अलग अलग होती है इसके कारण से, और पृथ्वी का जो आकार है यह ध्रुव और भूमध्य रेखा के असमान तापन के कारण है। तो इस वजह से क्या होगा कि हमारा जो कॉम्बिनेशन बन के आएगा 2 1 3 4 का, तो 2 1 3 4 जो है हमारा ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अक्ष के झुकाव का प्रभाव नहीं है, तो इसमें जो है सूर्य और चंद्र ग्रहण का घटित होना, इसमें जो है पृथ्वी के अक्ष के झुकने का इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। अदरवाइज उस आपको पता है कि ऋतु में परिवर्तन, दिन रात की लंबाई में जो परिवर्तन होता है, यानी कि कौन सा कब जो है दिन लंबा होगा, या फिर जैसे सूर्य का जो उत्तरायण और दक्षिणायन होने का, यानी कि मकर और कर्क संक्रांति का जो प्रभाव है, वो उसका जो है उसका प्रभाव यहाँ पे पृथ्वी का जो अक्ष है उसके झुकाव के कारण उस पे पड़ता है, तो इसलिए जो है हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जून संक्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें पहला ही स्टेटमेंट गलत है कि सूर्य जो है मकर रेखा पर सीधे सिर के ऊपर होता है। आपको पता है जून संक्रांति जो है 21 जून का टाइम पीरियड है, और इस टाइम पर सूर्य की जो स्थिति होगी वह कर्क रेखा पर लंबवत होगी, ना कि मकर रेखा पर, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा वो गलत है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुराने से सबसे नई भूवैज्ञानिक संरचना तक भौतिक विशेषताओं का सही क्रम है, तो चलिए हम लोग क्रम इसमें देख लेते हैं। तो जो सबसे पुराना है इसमें से तो अरावली पहाड़ी है, उसके बाद फिर दक्कन ट्रैप, और इसके बाद आएंगे तो टर्सरी में आपको पता है हिमालय, और क्वाटनरी में जो सिंधु गंगा का जो मैदान है वो। तो इस तरीके से हमारा 1 2 3 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित अवधियों का मिलान घटनाओं से करें। एक तरफ कल्प दिया हुआ है और दूसरी तरफ घटना। तो पहला इसमें दिया गया है जुरासिक, तो यह जो है इस कल्प में डायनासोर का प्रभुत्व था। फिर कार्बोनिफेरस, आपको पता है कि इसमें जो है कोयले का निर्माण हुआ था। फिर है ऑर्डेविसन, तो यह जो है पहली मछली का जो जन्म माना जाता है इसी कल्प में। और फिर है कैम्ब्रियन, तो कैम्ब्रियन जो है समुद्री जीवन का विविधीकरण। तो इस तरीके से हमारा जो है 2 3 1 4 का कॉम्बिनेशन है जो हमारे ऑप्शन ए में दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। चलिए आगे देखेंगे। आगे है कि सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया किस भूवैज्ञानिक काल के दौरान टूटना शुरू हुआ था, तो जुरासिक, यानी कि जुरासिक काल के टाइम पे, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है, तो ये आप सभी को पता होगा, शुक्र को। फिर है बिग बैंग की समय रेखा के अनुसार प्रारंभिक ब्रह्मांड में परमाणुओं का निर्माण कब शुरू हुआ था, तो 3 मिनट बाद ही शुरू हो गया था, और इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम इत्यादि गैस जो है वो सब उसी टाइम पे ब्रह्मांड में निर्मित हो गए थे। चलिए आगे चलेंगे। फिर है हमारा कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की अनुमानित आयु क्या है, तो ये आपको पता है कि 13.7 अरब वर्ष जो है यह माना जाता है, तो इसीलिए जो है हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित का मिलान करना है। एक तरफ गठन है और दूसरी तरफ उसका वर्ष दिया हुआ है कि कब ये जो है इसका गठन हुआ है। तो पहला है इसमें तारा निर्माण, तो तारा निर्माण जो है आपको पता है कि 5 से लेके 5.6 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। ग्रह का निर्माण माना जाता है लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व,
महासागर का निर्माण माना जाता है 4 अरब वर्ष पूर्व, और जीवन विकसित होने में जब जीवन विकसित होने लगा तो ऐसा जो अनुमान है कि यह 3800 मिलियन वर्ष पूर्व से जीवन जो है विकास करने लगा। तो इस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन 4, 3, 1, 2 का है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे दिया गया है कि पृथ्वी के प्रारंभिक वायुमंडल में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी गैसें मौजूद थी? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और नाइट्रोजन। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। फिर है निम्न में से कौन सा घटते औसत घनत्व के आधार पर ग्रहों का सही क्रम दर्शाता है? तो यह जो है पृथ्वी, बुध और शुक्र, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे देखते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन दिया गया है। इसमें है कि सौर मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछ रहा है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी गलत है कि बुध जो है चंद्रमा के बाद रात्रि के समय आकाश में सबसे चमकीला पिंड है, जबकि आपको पता है कि अगर ग्रहों की बात करें तो शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि इसमें कथन दिया हुआ है कि प्रशांत महासागर के अग्नि वलय के साथ भूकंप जो है अधिक आम है, यानी कि इस यहाँ जो है सबसे ज्यादा भूकंप पाया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कारण इसमें कि प्रशांत महासागर के अग्नि वलय एक सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है जिसमें अनेक सबडक्शन जोन है। तो इसका कारण भी सही है, यानी कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी इसकी सही है। तो इसी कारण से ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित का मिलान करना है। एक तरफ तरंग का प्रकार है, दूसरी तरफ उसकी विशेषता दी गई है। तो चलिए मिलान करते हैं। पहला है पी तरंग। तो पी तरंग जो है यह धरातल पर सबसे पहुंचने वाला तरंग है, यानी कि ये 2 से कॉम्बिनेशन इसका बन रहा है। फिर एस तरंग है, तो एक्स है कि एस जो है हमारा यानी कि सेकेंडरी तरंग, यह केवल ठोस माध्यम में ही गमन करता है। तो ये भी सही है। फिर है धरातलीय तरंग। ये आपको पता है कि अधिकतम विनाश का जो कारण है धरातलीय तरंग को माना जाता है। और एल तरंग या जिसको लव तरंग भी बोलते हैं, तो यह क्षैतिज सतही तरंग है। तो इसी तरह से हम देखें तो हमारा कॉम्बिनेशन 2, 1, 3, 4 का है, जो हमारे ऑप्शन ए में दिख रहा है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि भूकंप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत बताना है। तो ऑप्शन सी इसमें गलत है कि स्थिर महाद्वीपीय आंतरिक भागों में भूकंप नहीं आ सकता है। ये इसमें गलत है क्योंकि भूकंप प्लेट जो है सीमाओं पर आते हैं और अंतः प्लेट भूकंप स्थिर महाद्वीपीय क्षेत्र में भी आते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो इसी कारण से जो है हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि भूकंप के केंद्र और अधिकेंद्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन सी सही है कि केंद्र पृथ्वी के अंदर स्थित वह बिंदु है जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है, और अधिबिंदु यानी कि इपीसेंटर जो है पृथ्वी के ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो जहाँ पे इसको मापा जाता है, तो वहां से इसको अधिकेंद्र बोलते हैं। लेकिन जो फोकस है जहां से ये धरती के नीचे उत्पन्न हो रहा है उसको फोकस बोलते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस आप लोग को पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि पृथ्वी के बाहरी कोर की भौतिक स्थिति क्या है। तो यह द्रव अवस्था में है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन बताना है। तो ऑप्शन बी गलत है कि मेंटल जो है पूरी तरह से ठोस और स्थिर है, जबकि मेंटल जो है अधिकांशतः ठोस है, लेकिन स्टेनोस्फीयर में जो है यह प्लास्टिक की तरह व्यवहार करता है। और आपको पता है कि स्टेनोस्फीयर उसमें संवहनीय धाराएं चलती है और यह धारा जो है प्लेट टेक्टोनिक को संचालित करती है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि पृथ्वी की परतों को जो उसका घनत्व है उसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है क्रूड का, फिर मेंटल का और भूपर्पटी का। तो इसीलिए इसमें बोल रहा है कि बढ़ते क्रम में तो भूपर्पटी जो है वह लेस देन मेंटल है और मेंटल जो है लेस देन क्रूड है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ घटना दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसकी तिथि है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला हमारा दिया गया है ग्रीष्म संक्रांति। तो ग्रीष्म संक्रांति आपको पता है 21 जून को। फिर हमारा दिया हुआ है शरद विषुव, तो 23 सितंबर को। फिर है शीतकालीन संक्रांति, तो 22 दिसंबर। और बसंत विषुव जो है यह 21 मार्च है। इस तरीके से जो हमारा है 2, 1, 4, 3 का कॉम्बिनेशन है। तो ऑप्शन डी इसका
सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे इसमें कह रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है वो बताना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला दिया गया है कि स्थल मंडल विवर्तनिकी प्लेट में विखंडित है जो स्टेनोस्फेयर के ऊपर गति कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि प्लेट की गति मुख्यतः गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव और कटक धक्के जो कि रिज पुश बोलते हैं उसके द्वारा संचालित होता है। तो ये भी सही है। तीसरा है कि सबडक्शन जोन केवल महासागरीय महासागरीय अभिसारी सीमाओं पर ही पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सबडक्शन जोन जो है महासागरीय महाद्वीपीय महासागरीय महासागरीय सीमाओं पर भी होते हैं, ना कि केवल महासागरीय महासागरीय में। तो इसीलिए तीसरा हमारा गलत है। तो हमारा 1 और 2 स्टेटमेंट सही है जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आपको पता है कि यह मैकेंजी और पार्कर के द्वारा किया गया था। आगे दिया हुआ है समुद्र तल प्रसार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि गलत स्टेटमेंट बताना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है कि यह महाद्वीपों में तत्काल पर्वत निर्माण का कारण बनता है। यह स्टेटमेंट गलत है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा आगे दिया हुआ है कि महाद्वीपीय विस्थापन के साक्ष्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है इसमें तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि पहला है कि यह महाद्वीपीय अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की तट रेखाओं में फिट बैठते हैं, जिसको कि आप लोग जिगसॉ फिट भी बोलते हैं। फिर दूसरा है कि इसमें जो समान जीवाश्म पाया जाता है, तो इस कारण से भी इसको माना जाता है कि महाद्वीपीय विस्थापन यानी कि पहले जो है पृथ्वी ये सारा जो है एक भाग रहा होगा। फिर आगे है महासागर के पार समान आयु की चट्टानें, तो ये भी कारण है। यानी कि ये तीनों ही स्टेटमेंट है जो कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के साक्ष्य को दर्शाता है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि एक से अधिक सही है। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित युग्मों का मिलान करें। एक तरफ ज्वालामुखी का प्रकार दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसकी विशेषता दी हुई है। तो चलिए मिलान करते हैं। पहला है इसमें कवच ज्वालामुखी। तो कवच ज्वालामुखी जो है यह बड़ा आकार, धीमी ढलान और इसमें जो लावा होता है वह तरल होता है। फिर है मिश्रित ज्वालामुखी। तो आपको पता है कि मिश्रित जो है खरी ढलान, विस्फोटक इसमें सबसे ज्यादा जो है विस्फोटक इसमें पाया जाएगा। फिर है सिंडर कोन ज्वालामुखी। तो सिंडर कोन जो होता है यह छोटा और पायरोक्लास्ट से बना हुआ होता है। और काल्डेरा ज्वालामुखी जो है यह ज्वालामुखी का धसा हुआ विध्वंस गर्त है। तो इस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन 2 1 3 4 का है। तो हमारा जो है 2 1 3 4 ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद गतिविधि से संबंधित नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे तो लोएस जो है, लोएस का मैदान यह हिमनदी से नहीं बल्कि पवन से बनने वाला यह मैदान है। तो इसीलिए इसमें पूछ रहा है नहीं है, तो लोएस हो जाएगा, इसका पार्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। आगे दिया गया है कि अग्नि चट्टान के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो चलिए देखते हैं। अग्नि चट्टान के बारे में आपको पता है कि इसको प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है और यह जो है मैग्मा के ठंडा होने और जमने से बनता है। यह तीनों ही जो है अग्नि चट्टान की विशेषता है। इस कारण से हमारा जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि 1 2 और 3 तीनों सही है। आगे है कि विसर्प के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि विसर्प पार्श्व अपर्दन और निक्षेपण के कारण बनता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा दिया हुआ है कि विसर्प के जो बाहरी किनारा है उसको विसर्पी रोधिका बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसके भीतरी किनारे को बोलेंगे, ना कि बाहरी। तो दूसरा गलत है। तीसरा है कि एक विसर्प जो है अंततः गोफुर झील के निर्माण का कारण बन सकते हैं। तो ये आपको पता है, इसीलिए 1 और 3 सही है जो हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स यह दोनों जो है कौन सी स्थलाकृति है, यानी कि किसके द्वारा निर्मित होती है। तो आपको पता है कि यह जो है कास्ट प्रदेश में यानी कि कास्ट भू आकृति है। ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। चलिए आगे देखेंगे। आगे है निम्नलिखित का मिलान करें। पहला है कारक एक साइड और दूसरे साइड भू आकृति दिया हुआ है, यानी कि किसके कारक से भू आकृति जो है वो निर्मित हो रहा है। तो इसमें मिलान करेंगे। पहला है नदी। तो नदी से जो बनेगा वो प्राकृतिक तटबंध बनता है। भूजल से आपको पता है लैपीज का निर्माण होगा। फिर हिमनद से हिमोड
और पवन से मशरूम्स है या छत्रक शिला भी जिसको बोलते हैं। तो इस कारण से हमारा जो कॉम्बिनेशन है 1432, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 में पोषण स्तर है, सूची 2 में जीव है। तो चलिए इसमें मिलान करेंगे। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता आपको पता है कि हिरन है, फिर द्वितीय उपभोक्ता तो सांप, और फिर तृतीय उपभोक्ता बाज है। तो हमारा कॉम्बिनेशन 213 का है जो ऑप्शन सी में दिख रहा है। चलिए आगे चलेंगे। आगे है कि संरक्षण प्रयासों को उनके उद्देश्य से मिलाएं। तो एक तो संरक्षण विधि है एक तरफ, और दूसरा तरफ उसका उद्देश्य दिया गया है। पहला इसमें है कि जल विभाजन प्रबंध, तो इसका उद्देश्य है पानी को बहने से रोकना। फिर है सामाजिक वानिकी, तो इसका उद्देश्य है वन रोपण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना। फिर है बायोस्फीयर रिजर्व, तो यह जैव विविधता के संरक्षण हेतु बनाया जाता है। और जल छाजन जो है यह भूजल पुनर्भरण को वृद्धि करने के लिए, या उसको जो है उसमें वृद्धि, भूजल जो है भूमिगत जल को बढ़ाने हेतु यह जल छाजन की विधि अपनाई जाती है। तो इस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन 1432 का है जो हमारे ऑप्शन डी में दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है। तो आपको पता है कि इन सीटू जो है यह वैसी संरक्षण की पद्धति है जिसमें फ्लोरा और फौना या फिर जितने भी पादप और पशु हैं, पशु पक्षी हैं, उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। तो वैसे संरक्षण की विधि को इन सीटू बोलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे तो हमारा जो है राष्ट्रीय उद्यान उसका एग्जाम्पल है, यानी नेशनल पार्क, इसीलिए जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि केवल 2, क्योंकि वनस्पति उद्यान जो है यह मानव निर्मित होता है, यानी कि इसको हम प्राकृतिक यानी कि उसके प्राकृतिक जगहों पे उसका संरक्षण ना करके बल्कि कहीं और बाह्य जगह पे हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से जो है वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उसको संरक्षित किया जा सके। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन यहाँ बी ही सही है, पहला जो है वो नहीं होगा। आगे दिया हुआ है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो यह जो है 1986 में आया था। आगे दिया हुआ है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है 1981 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछ रहा है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि यह केवल औद्योगिक वायु प्रदूषण पर लागू नहीं होता है, बल्कि इसके अलावा जो है अदर जितने भी इसके रीजनेबल कारण है जिसके वजह से जो वायु प्रदूषित होती है यह सभी पे लागू होगा, चाहे वो इंडस्ट्रियल एयर पॉल्यूशन हो या फिर धुआं हो या फिर पराली हो या सभी हो, तो वो सभी, इसीलिए ऑप्शन बी जो है हमारा यह सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला है कि यह सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, तो आपको पता है कि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है। दूसरा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में हस्ताक्षर किया गया था, तो ये भी सही है। और तीसरा है यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित है, तो आपको पता है कि यह ग्रीन हाउस गैस से संबंधित नहीं है बल्कि ओजोन क्षयकारी पदार्थों पर केंद्रित है, यानी कि उसको रोकने के लिए, यानी कि ओजोन क्षरण को रोकने के लिए जो है यह प्रोटोकॉल लाया गया था। तो इसीलिए तीसरा गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। तो 1 और 2 सही है जो हमारे ऑप्शन ए में दिख रहा है। आगे है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जानवरों को उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है। तो यह जो है अनुसूची 1 में जो है, यानी कि जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का अनुसूची 1 है उसमें जो है जानवर को उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है या दी जाती है। आगे दिया हुआ है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सही है वो बताना है। पहला इसमें दिया गया है कि यह वनवासियों को व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार प्रदान करता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि यह अधिनियम ग्राम सभा को वन अधिकारों के निर्धारण की प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार देता है, तो ये भी सही है। और तीसरा है कि यह लघु वन उपज पर अधिकारों को मान्यता नहीं देता है, बिल्कुल इसमें मान्यता दिया जाता है, इसलिए तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि 1 और 2 सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो गलत है कि इसके परिणाम स्वरूप क्योटो प्रोटोकॉल बना, जबकि आपको पता है कि 1997 में
क्योटो प्रोटोकॉल जो लाया गया था यह UNFCCC के तहत अपनाया गया था, ना कि रियो या फिर जिसको आप लोग पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। आगे है कि भारत रामसर कन्वेंशन का पक्षकार कब बना, तो भारत जो है इसमें ऐड हो गया था 1982 में, और यह जो है ईरान का एक शहर था रामसर, जहाँ पे 1971 में एक कन्वेंशन वहां पे किया गया था, जो कि वेटलैंड भूमि को संरक्षण हेतु वह कन्वेंशन किया गया था। तो इसीलिए इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे बनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है यह कन्वेंशन हुआ था, यानी 2 फरवरी 1971 को। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग। आगे इसमें दिया गया है कि सतत विकास की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया है, तो यह है ब्रटलैंड रिपोर्ट से, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसमें जो है एक रिपोर्ट थी 1987 में, रिपोर्ट आई थी हमारी साझा भविष्य, और इसी रिपोर्ट के तहत जो है इसको अपनाया गया था, और इसी रिपोर्ट में सतत विकास की जो अवधारणा है इसको अपनाने की बात की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कैंपा निधि किस प्रकार के खाते में रखी जाती है, तो ऑप्शन बी सही होगा, भारत के लोक लेखा खाते में इसको रखा जाता है। और यह अधिनियम जो है 2016 में संसद के द्वारा जो है कैंपा अधिनियम पारित किया गया था, और इसमें था कि इसमें जो जितने भी पैसे हैं उसका प्रयोग केवल वन रोपण या वन्य जीव संरक्षण और पुनर्जीवन इससे संबंधित जितने भी पारिस्थितिकी सेवा है उसके लिए इसका खर्च जो है, यानी कि इस निधि का खर्च इसी में किया जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस समूह के सभी देशों की तट रेखा भूमध्य सागर के साथ लगता है, तो आपको पता है भूमध्य सागर के साथ स्पेन, फ्रांस, इटली और अल्जीरिया, इन चारों देशों की सीमा लगती है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। फिर है कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न स्थान पर विचार करें। एक तरफ जलवायु प्रकार है और दूसरी तरफ उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जो कि कोपेन के द्वारा जो दिया गया था। तो इसमें जो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कितना इसमें जो है जो इसका दिया हुआ है कॉम्बिनेशन वो सही है। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट हमारा है कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र और शुष्क है, यह AF यानी कि ये F से मतलब रेनफॉल, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे शुष्क है, तो पहला तो हमारा गलत है। और दूसरा हमारा दिया गया है कि भूमध्य सागरीय, तो भूमध्य सागरीय का CSA, तो दूसरा सही है। तीसरा है ध्रुवीय हिमटोपी, तो इसका ET नहीं होगा बल्कि EF होगा, तो इसीलिए ये भी हमारा तीसरा गलत है। चौथा है कि उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी, तो यह BWH ना होकर BSH होगा, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसमें जो है केवल हमारा एक ही सही है, और वो हमारा नंबर 2 में है भूमध्य सागरीय, तो इसीलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि केवल एक इसमें जो है वो सही दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि निम्न विशेषताएं किस प्रकार के जलवायु की है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि आर्द्र ऋतु छोटी और शुष्क ऋतु जो है भीषण वो लंबी होती है। दूसरा है कि तापमान यहाँ वर्ष भर ऊंचा रहता है। तीसरा है कि पर्णपाती वन और पेड़ों से ढकी घास भूमियां यहाँ पे पाई जाती है। तो ये तीनों ही जो विशेषता है ये जो है AW वाले क्षेत्र में आएगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि याकोहोमा रणनीति है वह किससे संबंधित है, तो ये प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण से। फिर नेक्स्ट है जलधारा तथा प्रकृति के संबंध में गलत मिलान का चयन करना है, तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला है अगुलास धारा, तो आपको पता है यह शीत धारा नहीं है बल्कि यह गर्म जल धारा है, इसीलिए पहला ही उसका गलत है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा उसका। फिर है पनामा शहर के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। इसमें पहला है कि यह पश्चिम में अटलांटिक महासागर को पूरब में प्रशांत महासागर से जोड़ती है, तो ऐसा नहीं है, ये रिवर्स में दिया हुआ है, पूरब में अटलांटिक है और पश्चिम में प्रशांत है, तो इसीलिए पहला गलत है। दूसरा इसका निर्माण जो है ब्रिटेन के द्वारा किया गया, तो नहीं, ये ब्रिटेन के द्वारा नहीं बल्कि USA के द्वारा निर्मित है, तो इस कारण से दोनों गलत है। और सत्य पूछ रहा है तो कोई भी सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। आगे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका में उपस्थित नहीं है, तो अफ्रीका में अगर पहला देखेंगे किजिलकुम, तो आपको पता है कि अफ्रीका में नहीं है बल्कि यह जो है मध्य एशिया में है, जहाँ पे आपको जो मेन 5 कंट्री है जितने भी तान वाले, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो यह मध्य एशिया में पाया जाता है, इस कारण से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, यह जो है अफ्रीका का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि निम्न में से कौन
शीतोष्ण कटिबंध के मरुस्थल हैं, तो शीतोष्ण कटिबंध वाले में गोबी आएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला है आटाकामा मरुस्थल जो है तटीय मरुस्थल का उदाहरण है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है डेथ वैली जो है वृष्टि छाया मरुस्थल का उदाहरण है, तो ये भी सही है, यानी दोनों सही है, इसलिए सत्य कथन पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। फिर कह रहा है असत्य कथन का चयन करें, तो इसमें पहला ही स्टेटमेंट गलत है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, जबकि आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वह सहारा मरुस्थल ना होके बल्कि यह जो है अंटार्कटिका में जो मरुस्थल पाया जाता है वो शीत मरुस्थल है, लेकिन सबसे बड़ा मरुस्थल का दर्जा उसी को प्राप्त है। हाँ, अगर गर्म मरुस्थल में पूछे कि गर्म मरुस्थल में सबसे बड़ा कौन है, तब यहाँ पे सहारा जो है वो आएगा, तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा और उसमें औसत ही पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। फिर है निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें, तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो है नवीन मोरदार पर्वत में पाई जाती है। आपको पता है माउंट एवरेस्ट हिमालय में पाया जाएगा और हिमालय नवीन पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी में से एक है, इसीलिए पहला सही हो जाएगा। दूसरा है कि रॉकीज विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो आपको पता है रॉकीज नहीं है बल्कि दक्षिण अमेरिका का जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है वो सर्वाधिक लंबी श्रृंखला है विश्व में, इसीलिए दूसरा गलत है। और पूछ रहा है सत्य, तो केवल एक सही है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्वत यूरोप में स्थित है, तो आपको पता है कि ब्लैक फॉरेस्ट जो है यह यूरोप में पाया जाएगा और यह जर्मनी में पाया जाता है, आपको पता ही होगा। इसके अलावा देखेंगे तो एल्बुर्ज जो है यह ईरान का पर्वत है, यानी कि एशिया में पाया जाएगा। मैकेंजी देखेंगे तो यह कनाडा में पाया जाएगा, यानी कि उत्तरी अमेरिका में। वहीं अपलेशियन को देखेंगे तो उत्तर पूर्वी अमेरिका में पाया जाएगा, तो इसीलिए यह जो है यूरोप में इन तीनों में से कोई भी नहीं है, सिर्फ डी है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। आगे दिया गया है कि सूची 1 को जिसमें पर्वत दिया हुआ है, सूची 2 जिसमें देश या महाद्वीप है, उससे मिलान करना है, तो चलिए मिलान करेंगे। इसमें पहला हमारा जो दिया गया है एपिनाइन पर्वत, तो एपिनाइन जो है यह आपको पता है कि यह पाया जाएगा इटली में। फिर है कोसिस्को, तो ये कोसिस्को जो है यह पाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। एलेघनी पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में और माउंट टुबकल जो है यह मोरक्को का है। तो इसी तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन 3 4 2 1 है, जो ऑप्शन इसमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है यह है कि मात्रा के अनुसार वायुमंडल में जो मौजूद गैस का घटता क्रम है, यानी कि जो घटते हुए क्रम में कौन सा इसमें दिया गया है, तो इसमें देखें तो ऑप्शन सी सही होगा। नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 जो है बृहद मात्रा में है और नियोन 5वें नंबर पे, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर है ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है, तो आपको पता है कि यह समताप मंडल में पाया जाता है। फिर है कि यदि वर्षा की बूंदें धरातल पर पड़कर तीव्रता के साथ हिम का रूप धारण कर ले तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको राइम बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तथा गलत युग्म का चयन करें। एक तरफ घास का मैदान है, दूसरी तरफ उसकी अवस्थिति है, यानी कि किस देश में वह पाया जाता है। तो पहला है पुस्ताज, आपको पता है यह हंगरी का मैदान है। कैंटाबरी उरुग्वे नहीं, कैंटाबरी जो है उरुग्वे का नहीं बल्कि न्यूजीलैंड का, इसीलिए दूसरा हमारा सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछ रहा है युग। तीसरा आपको पता है डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा, कंपोज ब्राजील में, लानोस वेनेजुएला में। इस तरीके से वेल्ड है, फिर और भी बहुत सारे हैं, डाउन्स है, डाउन्स तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा घास का मैदान। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि कथन और कारण आर पर विचार करें तथा निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें पहला दिया गया है कथन में कि वायुमंडल के निचली परत में ऊपरी परत की तुलना में अधिक वायु दाब रहता है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर कारण दिया हुआ है कि वायु जो है वो संपीड़क है, तो ये भी सही है। और जो कथन है उसका सही व्याख्या कर रहा है कारण, इस कारण से ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि कथन कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। फिर है निम्नलिखित कथन पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करना है, तो चलिए इसमें देखते हैं। पहला दिया हुआ है कि विषुवतीय उच्च वायुदाब पेटी 0 से 5 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश तक पाई जाती है, तो आपको पता है यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट बनता है, यानी कि ये उच्च नहीं बल्कि निम्न वायुदाब पेटी है, पहला गलत है।
फिर है उपोष्ण उच्च कटिबंधीय पेटी जो है 30 से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश पर उपस्थित है, ये बिल्कुल सही है। फिर है उपध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी 60 से 65 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांश पर है, तो यहाँ भी लो प्रेशर बेल्ट होता है 60 से 65 डिग्री वाले में, यानी कि निम्न वायुदाब पेटी है, तो इसीलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। और सही पूछ रहा है तो केवल दूसरा ही सही है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे दिया गया है इसमें कि गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा किस प्रकार के पवन का उदाहरण है, तो ये आपको पता है ये सारा ही पछुआ पवन है, जो कि दक्षिणी जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली पछुआ पवन है, और इसको जो है इसके स्पीड या तीव्रता के आधार पर इसको नाम दिया गया है, जिसमें कि 40 डिग्री अक्षांश पे गरजता चालीसा, 50 पे प्रचंड पचासा और 60 पे चीखता साठा, नाम से भी आपको पता चल रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें दिया गया है कि सिरोकू जो पवन है उसको लीबिया में स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो आपको पता है कि सिरोको को स्थानीय बहुत सारे देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो इसमें पूछ रहे हैं लीबिया में, तो लीबिया में तो इसको गिबली बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। लेकिन अगर इसको हम देखें तो खमसीन जो है इसको मिस्र में बोलते हैं, और वहीं अगर ट्यूनेशिया में देखें तो उसको चिली बोला जाता है, और लेवेस जो है यह स्पेन में बोला जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है सूची 1 को जो स्थानीय पवन दिया हुआ है, और सूची 2 में जो देश या क्षेत्र है तो उसको मिलान करना है, यानी सूची 1 और सूची 2 को। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहला इसमें दिया गया है चिनूक, तो चिनूक आपको पता है कि उत्तरी अमेरिका में चलने वाली हवा है। फिर फोन, तो फोन भी आपको पता है ये आल्प्स पर्वत पे बहने वाली हवा है, यानी कि स्विट्जरलैंड में। फिर सामल, सामल आपको पता है ईरान इराक वाले क्षेत्र में है, और हबूब जो है उत्तरी सूडान यानी कि सूडान में पाया जाता है। इस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन 2143 का है, जो हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जेट वायु धाराओं के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें पहला चलिए देखते हैं। तो पहला है कि इसकी दिशा पूरब से पश्चिम की ओर होती है, तो ये पूरब से पश्चिम नहीं बल्कि पश्चिम से पूरब होगी, पहला गलत है। दूसरा, इसकी उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है विषुवत रेखीय क्षेत्र तथा ध्रुवों के मध्य तापीय प्रवणता है, तो ये तो सही है। और गलत पूछ रहा है तो गलत पहला ही है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है मध्य एशिया का हिस्सा है, यानी मध्य एशिया में कौन सा कंट्री आता है, तो आपको पता है कि मध्य एशिया में कुल 5 कंट्री आते हैं, और अगर हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ दे तो जितना भी तान वाला जो कंट्री है, चाहे वो कजाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, ये सारा ही मध्य एशिया का भाग है। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो हमारा सिर्फ 3 नहीं होगा, बाद बाकी सारा होगा, तो 3 जो है हमारा ऑप्शन सी में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे चलेंगे। आगे है कि निम्नलिखित में से कितनी धाराएं अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं, तो अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम है, फिर कैनारी धारा भी है, वेंगुएला भी और लेब्राडोर भी, चारों है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि सभी जो है अटलांटिक महासागर का ही जलधारा है। फिर है विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग जो है किस महाद्वीप में स्थित है या होके जाती है, तो यह जो है उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से होके गुजरती है, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलेंगे। आगे है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो पहला स्टेटमेंट इसमें दिया गया है कि पनामा नहर है विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नौगम्य नहर। आपको पता है कि ये विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नौगम्य नहर नहीं है, पनामा नहीं है, बल्कि स्वेज नहर है। और आपको पता है स्वेज नहर जो है इसको 1869 ईस्वी में बनाया गया था, और यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये ऑलरेडी आपको पता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। फिर दूसरा है कि यह नहर जो है अटलांटिक महासागर और कैरेबियन सागर तथा प्रशांत महासागर को जोड़ती है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, और सत्य पूछ रहा है तो केवल दूसरा सही है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि मसाई जनजाति निम्न में से किस क्षेत्र में निवास करते हैं, तो मसाई जो है सवाना क्षेत्र का जनजाति है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित कथन पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन का देखते हैं इसमें कौन सा है। पहला है कि प्यूर्टो रिको गर्त जो है आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है, तो आपको पता है कि आर्कटिक महासागर का नहीं बल्कि यह अटलांटिक महासागर का है, तो हमारा जो है पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है कि मोलाय गर्त जो है अटलांटिक महासागर का गहरा भाग है, तो अटलांटिक नहीं बल्कि यह आर्कटिक का है,
यानी कि ये क्रॉस वाले में दिया हुआ है आंसर, इसीलिए दोनों ही गलत है। और गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों ही गलत है। चलिए आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए देखते हैं। तो आपको पता है कि सबसे बड़ा जो द्वीप है वह सबसे बड़ा तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड के बाद आता है न्यू गिनी, न्यू गिनी के बाद मेडागास्कर, फिर बोर्नियो और सबसे लास्ट में जो है वो आएगा बैफिन। और इसमें कह रहा है कि आरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में लगाना है, तो 2 1 3 4 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब कह रहा है मिलान करना है, सूची 1 में जल संधि है और सूची 2 में किससे जोड़ती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है ओरंटो जल संधि। तो ओरंटो जो है एड्रियाटिक सी को आयोनियन सागर से जोड़ेगी, यानी 4 से सही है ये। फिर है टॉरस जल संधि, तो आपको पता है अराफुरा को पापुआ की खाड़ी से जोड़ेगी। फिर है बॉस्फोरस जल संधि, ये भी आपको पता है कि ये काला सागर और मरमरा का सागर को जोड़ती है। और डोवर जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ेगी। इस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन 4 3 2 1 है, जो हमारे ऑप्शन 4 3 2 1 ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलेंगे। अब कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तथा गलत युग्म का चयन करें। और एक तरफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है और दूसरा तरफ देश दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि 17वीं समानांतर रेखा जो है वियतनाम तथा चीन के बीच है, तो नहीं। 17वीं समानांतर रेखा जो है यह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को डिवाइड करती है। तो इसीलिए हमारा पहला ही स्टेटमेंट गलत है और इसमें गलत ही पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित महासागर को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए क्षेत्र अनुसार। तो इसमें सबसे पहले जो आएगा आरोही क्रम में, यानी कि सबसे छोटे को पहले लेना है, तो आर्कटिक महासागर आ जाएगा। फिर आर्कटिक के बाद आएगा अंटार्कटिक, उसके बाद फिर आएगा हिंद महासागर, फिर अटलांटिक और फिर प्रशांत। इस तरीके से 5 4 3 2 1 हमारे ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। आगे दिया गया है कि कौन सी जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। तो बेरिंग जल संधि, यानी ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है। तो ये आपको पता ही होगा, एक तो यूराल पर्वत है और काकेशस पर्वत है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे है निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला इसमें दिया गया है कि 90 ईस्ट रिज जो है, यानी कि 90 डिग्री पूर्व रिज हिंद महासागर में स्थित है। तो ये आपको पता है कि ये सही है। फिर है मध्य महासागरीय कटक आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में फैला हुआ है। तो ये भी सही है। तो दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा जल डब्लू मध्य जो है अजोब सागर को काला सागर से जोड़ता है। तो केर्च जल डब्लू मध्य है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि टेरहेनियन सागर जो है निम्न में से किससे घिरा हुआ है। तो एक तो ये इटली, फिर सार्डेनिया और कोर्सिका, इन तीनों से घिरा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि 1 2 और 4 सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित कथन पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें, यानी कि जो कथन गलत है उसको देखना है। इसमें पहला है कि सागरीय लवणता को नियंत्रित करने वाले कारकों में वाष्पीकरण, पवन, नदी जल तथा सागरीय धाराएं प्रमुख है। तो आपको पता है कि ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर सामान्य रूप से सागरीय लवणता में कमी आती है। तो ये भी सही है, दोनों सही है। और गलत पूछ रहा है तो कोई गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि असत्य कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है, क्योंकि कांगो मकर रेखा को 2 बार नहीं विभाजित करती है, बल्कि यह भूमध्य रेखा को 2 भाग में विभाजित करेगी। और अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो भारत की जो माही नदी है वह कर्क रेखा को 2 बार काटेगी, और अफ्रीका की नदी है लिम्पोपो, वह मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, क्योंकि इसमें गलत पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। आगे है कि नियाग्रा जलप्रपात निम्नलिखित में से किन 2 झीलों को जोड़ता है। तो आपको पता है कि नियाग्रा जलप्रपात जो है इरी और ओंटेरियो लेक को जोड़ता है, यानी ऑप्शन बी सही है। और आपको पता है अमेरिका में 5 झीलों का समूह है जिसको ग्रेट लेक्स भी बोलते हैं। इसमें अगर हम देखें सीक्वेंस से लेफ्ट टू राइट, तो उसमें सबसे पहले आएगा हमारा सुपीरियर झील, सुपीरियर के बाद फिर है मिशिगन, मिशिगन के बाद है हमारा
ह्यूरॉन और उसके बाद इरी और ओंटेरियो। तो ये सीक्वेंस भी पूछता है, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे दिया गया है कि जैव विविधता अधिनियम 2002 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य था जैविक विविधता का संरक्षण करना और उसके घटकों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित चक्रवात का उसके क्षेत्रों से मिलान करना है। एक तरफ चक्रवात का नाम है, दूसरे तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। तो चलिए मिलान करते हैं। पहला है हरिकेन। हरिकेन आपको पता है अटलांटिक महासागर में आता है। फिर है टाइफून। तो टाइफून आपको पता है जापान साइड में बोलते हैं, चीन जापान में, इसलिए पश्चिमी प्रशांत महासागर हो जाएगा। फिर है चक्रवात। आपको पता है इंडिया में इसको चक्रवात बोलते हैं, तो यह हिंद महासागर वाले क्षेत्र में आएगा। विली विली जो है ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है, ये आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से हमारा कॉम्बिनेशन 2 3 1 4 का है। तो 2 3 1 4 ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे दिया गया है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और वो कौन सा कथन सही है वो कथन बताना है। तो इसमें पहला है कि ये अधिकतर जो है 5 डिग्री नॉर्थ साउथ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ साउथ अक्षांश के बीच में बनता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ये उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमता है, तो दक्षिणावर्त नहीं बल्कि वामावर्त घूमेगा, इसीलिए दूसरा गलत है। तीसरा है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए ऊर्जा संघनन की गुप्त उष्मा से आती है, तो ये भी सही है, यानी कि 1 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कि कथन में कि भूमध्य रेखा के पास चक्रवात नहीं बनते हैं, और फिर कारण है कि भूमध्य रेखा के पास कोरियोलिस बल जो है, यानी कि कोरियोलिस बल नगण्य होता है, तो दोनों ही सही है। और कारण भी इसका जो कथन का है वो सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा भूमध्य रेखा है वह उसके आस पड़ोस में टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और इस कारण से क्या होगा कि यहाँ पे जो है लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा और यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिस कारण से यहाँ पे क्या होगा कि कोरियोलिस बल का अभाव होगा, और चक्रवात फॉर्मेशन के लिए कोरियोलिस बल का होना आवश्यक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है वो बताना है। पहला है कि वर्षा स्तरीय बादल जो है निरंतर वर्षा या हिमपात के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ये सही है। फिर है पक्षाभ स्तरीय बादल जो है अक्सर सूर्य या चंद्रमा के चारों ओर एक प्रभा मंडल का निर्माण करते हैं, तो ये भी सही है। तीसरा है कपासी वर्षी बादल जो है यह लंबवत विकसित होता है और ओलावृष्टि का कारण बनता है, तो ये भी सही है। तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि 1 2 और 3 तीनों सही है। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बादल जो है बादल का प्रकार सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। तो आपको पता है पक्षाभी स्तरीय या पक्षाभी जो बादल है यह सबसे अधिक हाइट पे पाया जाने वाला बादल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सही विकल्प चुनिए। पहला है कि क्यूरोसियो धारा जो है एक गर्म महासागरीय धारा है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पेरू या हम्बोल्ट धारा एक ठंडी महासागरीय धारा है, तो आपको पता है पेरू के तट पे ठंडी जलधारा बहती है, तो इस कारण से दूसरा सही है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही है। अब आगे दिया हुआ है हमारा कि अल नीनो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी अल नीनो के बारे में गलत स्टेटमेंट बताना है। तो ऑप्शन बी यहाँ गलत हो जाएगा कि पेरू के तट पर ठंडे पानी के ऊपर उठने की जो प्रक्रिया है जिसको अपवेलिंग बोलते हैं उसको बढ़ाता है। तो आपको पता है अल नीनो जो है पेरू के तट पे जो बहने वाली ठंडी जलधारा है उसको क्या करेगा अपेक्षाकृत गर्म कर देगा, और जिस वजह से वहां पे जो पहले हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो रहा था वो वहां पे अब लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा, और जिस कारण से जो है पूरे वर्ल्ड की जो मॉनसून है वो प्रभावित हो जाएगी नकारात्मक रूप से। और अगर आपने मॉनसून चैप्टर पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा वॉकर साइकिल जो है यहाँ रिवर्स चलने लगेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी है, क्योंकि यह पूछ रहा है कि गलत कथन कौन सा है, तो ऑप्शन बी जो है यह गलत है। आगे दिया हुआ है कि कथन में ला लीना भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को मजबूत करता है, और फिर कारण है कि ला लीना व्यापारिक हवाओं को बढ़ाता है और भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा की मात्रा में वृद्धि करता है, तो बिल्कुल सही है और कारण भी सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि अल नीनो जो है यह ला लीना के रिवर्स में होता है, और ये क्या करेगा कि पेरू के तट पे जो है पेरू की ठंडी जो जलधारा है उसको गर्म कर देगा, और वाकर साइकिल जो है उसको जो पहले नॉर्मल यानी कि पेरू के
तट पे जो वहां पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो रहा था उसको अब लो प्रेशर बेल्ट में क्रिएट कर देगा। और इससे क्या होगा कि जो हमारा वाटर साइकिल है वो रिवर्स मूव करने लगेगा, जिस कारण से पूरे वर्ल्ड की और इंडिया की भी मानसून जो है वह अल नीनो के कंडीशन में निगेटिवली इम्पैक्ट होगी। लेकिन अगर ला लीना की कंडीशन होगी तो पेरू के तट पे जो बहने वाली ठंडी जलधारा है वो और अधिक ठंडी हो जाएगी, जिसके कारण से वाटर साइकिल जो है वह अधिक तीव्रता से और सकारात्मक रूप से जो है वह अपने सकारात्मक रूप से वो मूव करेगा। और इस वजह से पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी जो है मानसून सकारात्मक रूप से प्रभावित होगा और भारत में जो है वर्षा की मात्रा में वृद्धि होगी। तो ये आप लोग ला लीना और अल नीनो को याद रखिएगा। ला लीना जो है भारत में वर्षा लाएगी और अल नीनो जो है वो वर्षा को यानी कि मानसून को निगेटिव इम्पैक्ट करेगी, यानी कि बाहर कर देगी। तो आप शॉर्ट में याद रखने के लिए आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं। आगे है कि बिहार जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संबंध में निम्न कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा 28 फरवरी 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। ये तो सही है बिल्कुल। फिर है यह राज्य का 18वां आर्थिक सर्वेक्षण है, तो 18वां नहीं है बल्कि 19वां है। दूसरा गलत है और सत्य पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि केवल एक सही है। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्न कथन पर विचार करें और जो इसमें सत्य कथन है वो बताना है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। पहला है कि वर्तमान मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार जो है 2011-12 में 2.47 लाख करोड़ रुपए से बढ़ के 2023-24 में 8.54 लाख करोड़ रुपया हो गया है। तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है कि 2023-24 में जीएसडीपी में पिछली वर्ष की तुलना में स्थिर मूल्य जो कि 2011-12 पर 14.5% की वृद्धि होने का अनुमान है। तो आपको पता होगा कि यह स्थिर मूल्य पे नहीं है बल्कि यह वर्तमान मूल्य पर है, यानी कि इसमें जो है जो इन्फ्लेशन रेट है वो जुड़ा हुआ है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा है कि वर्तमान मूल्य में बिहार में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी पिछले वर्ष की तुलना में 23-24 में 12.8% से बढ़ के 66,828 रुपये होने का अनुमान है। तो तीसरा सही है, यानी कि हमारा जो पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है और सही पूछ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं पहला तीसरा किस में है। तो ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में स्थिर कीमत पर, यानी कि जो कि बेस ईयर आपको पता है 11-12 है, उसी पे स्थिर मूल्य मापा जाता है, उस पर सकल राज्य मूल्यवर्धन यानी कि जीएसवीए में विभिन्न क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है उसका सही क्रम क्या है। तो आपको पता है कि प्राथमिक का 19.9%, द्वितीयक है 21.5 और तृतीयक है 58.6, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो है ऑप्शन सी जो है यह असत्य है, क्योंकि वित्त वर्ष 2023-24 में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर डीजल की खपत जो कि मेट्रिक टन में है उसका सही अवरोही क्रम जो है पटना, औरंगाबाद और बेगूसराय जिला है। ये गलत है, इसलिए क्योंकि इसमें जो है अवरोही क्रम अगर हम देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा पटना है, लेकिन शेखपुरा और औरंगाबाद है, ना कि औरंगाबाद और बेगूसराय। तो असत्य पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्न कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें पहला है क्षेत्रफल के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार में मुख्य फल आम था, उसके बाद लीची का स्थान था। तो आपको पता है कि मुख्य फल आम तो था, लेकिन आम के बाद लीची नहीं था, केला था, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है वर्ष 2022-23 से 23-24 के बीच लीची के बागानों का क्षेत्रफल 6.0% बढ़ा, जबकि कुल उत्पादन जो है इसका यानी कि कुल जो प्रोडक्शन है 11.7% बढ़ गया है। तो पहला गलत है, लेकिन दूसरा इसका स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए इसमें सत्य कथन में ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि केवल 2 सही है। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। पहला है प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 134 किलोवाट प्रति घंटा जो था 12-13 में, इससे बढ़कर 363 किलोवाट घंटा 2024 यानी कि 2023-24 तक पहुंच गई है। तो ये तो सही है। फिर है दूसरा कि बिजली खपत में शीर्ष 5 जिला जो है पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा है। तो ये भी सही है, तो यानी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ठीक है।
फिर है आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें और उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं वो बताना है। इसमें जो पहला दिया गया है कि पिछले 18 वर्षों में शिक्षा पर व्यय 10 गुना, स्वास्थ्य पर 13 गुना और सामाजिक सेवाओं पर 13 गुना बढ़ गया है, तो ये तो सही है। फिर है बाल कल्याण बजट 2013-14 में पेश किया गया था और 2016 से 23 के बीच इसमें सालाना 19.4% की वृद्धि हुई है, तो ये भी ठीक है। तीसरा है कि सरकारी माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाई छोड़ने की दर में 5 वर्षों में 62.25% की गिरावट दर्ज की गई, तो ये भी सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है, इस कारण से जो है हमारा जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अच्छा नहीं, डी में तो सारा असत्य है, सॉरी। इसमें सभी 3 कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें, यानी कि गलत स्टेटमेंट बताना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला दिया हुआ है कि देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार पहले नंबर पर है, तो नहीं, बिहार इसमें सेकेंड पोजीशन पे है। फिर है कि सेकेंड में कि बिहार राज्य में 12 वर्ष में वन क्षेत्र में 687 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो दूसरा सही है। और सही पूछ रहा है, नहीं सही नहीं पूछ रहा है, सॉरी, असत्य कथन पूछ रहा है, यानी कि गलत पूछ रहा है, तो गलत जो है हमारा ऑप्शन ए गलत है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। फिर है बिहार में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए भव्या प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, तो आपको पता है कि भव्या स्वास्थ्य सेवा के लिए यानी कि स्वास्थ्य वाले सेक्टर के लिए लाया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्न कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार में लगभग 3 लाख किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है 2019 में देश के सभी राज्यों के बीच इसका 8वां स्थान था, तो ये भी सही है। दोनों सही है और सही पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे है कि उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निम्न में से किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर लिया है, तो यह गोवा है। और आपको पता है गोवा से पहले मिजोरम था और मिजोरम से पहले भी लद्दाख कर चुका था, तो अगर सबसे पहला कोई यूटी अगर राज्य पूछे तो वह लद्दाख है, लेकिन अगर स्टेट पूछेगा तो वह मिजोरम है। मिजोरम के बाद गोवा और गोवा के बाद जो है अब त्रिपुरा भी जो है वह पूर्ण साक्षर कार्यक्रम यानी कि उल्लास के तहत वो भी इसमें शामिल हो गया, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आगे हमारा जो दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये आपको पता ही होगा, उत्तराखंड, यानी ऑप्शन डी सही है। फिर है ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य था पांडुलिपि को डिजिटल बनाना और दस्तावेजीकरण करना, यानी कि बेसिकली पांडुलिपि को डिजिटलकरण के माध्यम से उसको संरक्षित करना है। नेक्स्ट हमारा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है, तो यह आगरा है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। इसमें पहला है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। पहला है बिहार में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर यानी कि SMR आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत केंद्र सरकार देश के 5 राज्यों में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की स्थापना करेगी, तो 5 नहीं बल्कि 6 राज्यों में किया जाएगा, इसलिए दूसरा गलत है। और सही पूछ रहा है तो केवल एक सही है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है कि भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है, तो ये भी आपको पता होगा, भारत जेन है, यानी ऑप्शन सी सही है। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला है सेवा से सीखे अभियान जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग के संबंध में शुरू किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया, तो नहीं, यह आयुष मंत्रालय का नहीं है, बल्कि युवा मामले और खेल मंत्रालय के साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय की यह संयुक्त पहल है, इसीलिए दूसरा गलत है। सत्य पूछ रहा है तो केवल एक सही है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि असम और मेघालय ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है, तो कुल्सी नदी पर, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पहला सौर ऊर्जा मॉडल गांव किसे घोषित किया गया है, तो राजा खास को, यानी कि ऑप्शन डी
सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो यह फ्लिपकार्ट है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए डैश नामक डाक सेवा की शुरुआत की है। तो ज्ञान पोस्ट नामक डाक सेवा की शुरुआत की गई है। फिर है, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? तो यह लखनऊ है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड यानी कि इफ्को ने कहां अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ब्राजील में। फिर है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह IIT दिल्ली है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे 2025 होगा, ना कि 2026, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। फिर आगे है कि ग्लेशियर के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन दुशांबे में किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो यह जो है पटना में किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। हाल में ही भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ी गई है? तो मिजोरम की। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है? तो कैटरीना कैफ को, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें है कि फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? तो कार्लोस अल्कराज, यानी कि ऑप्शन ए सही है। इजरायल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया था? तो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। फिर है, हाल में ही फुएगो ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है और यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह ज्वालामुखी ग्वाटेमाला का है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। फिर हमारा है कि पासेक्स अभ्यास जो है निम्न में से किसके बीच आयोजित किया गया है? तो आपको पता है कि यह भारतीय नौसेना और यूके की नौसेना के बीच है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर है, किस देश के वैज्ञानिक ने नई साइलेंट रडार प्रणाली विकसित की है? तो यह चाइना के द्वारा विकसित किया गया है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यानी कि SDG इंडेक्स जो है 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत 99 नंबर पे है। किस राज्य की सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषण पोया उत्सव मनाया गया है? तो श्रीलंका में। वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि यह भारत की GDP में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है, तो बिल्कुल ठीक। फिर दूसरा है, भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि इसका आयोजन दिल्ली में हुआ, तो ये गलत है क्योंकि इसका आयोजन मुंबई में किया गया था, तो इसलिए है हमारा पहला और दूसरा ही सही है और सत्य पूछ रहा है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि पहला और दूसरा सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन किया है? तो यह जो है गंगा नदी पर बना हुआ पुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार ने 2025 से 35 के दशक को जल विद्युत दशक घोषित किया है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। और फिर है कि बिहार के सारण जिले में स्थित जो मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? तो गिनी गणराज्य को, यानी कि ऑप्शन बी जो है हमारा सही आंसर है। अब आगे जो है हमारा मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, आप लोग सॉल्व करके इसको मिला लीजिएगा। और अगर आप लोग से सॉल्व नहीं हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या नहीं तो टेलीग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं। मैं आप लोग के लिए सॉल्यूशन या तो वीडियो और नहीं तो फिर मैं उसका सॉल्यूशन आप लोग को ऐसे ही नॉर्मली सॉल्व करके भेज दिया करूंगी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पे। तो चलिए अभी हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो 141 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर हो जाएगा 2:10 सही 10/11 यानी कि ऑप्शन डी। फिर है 142 नंबर का जो आंसर हो जाएगा यह गुरुवार, यानी कि ऑप्शन ए। फिर 143 नंबर का जो आंसर है वो 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी।
फिर है 144 नंबर का जो आंसर है 12 है, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं उसका आंसर क्या होगा। फिर है 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा जो है 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 3। और फिर है 147 नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 77। फिर है 148 यानी कि 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर है 149 यानी कि 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 396 रुपए। और फिर है 150, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि डी की पत्नी। इस तरीके से हमने 150 क्वेश्चन का जो एडिटोरिया का टेस्ट नंबर 11 है वो हम लोगों ने कंप्लीट देख लिया है। तो आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें पिन कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ पाएंगे। और इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइड करवाए जाते हैं फ्री में, जिसमें बिहार दरोगा से लेके बीपीएससी का बहुत सारा जो टेस्ट सीरीज है, चाहे वो अदर इंस्टीट्यूट के हो या फिर करंट अफेयर्स हो, बहुत सारा जो आपकी बीपीएससी एग्जाम के ओरिएंटेड है वहाँ आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, तो आप सभी का धन्यवाद। और अगर आपको कोई और कंटेंट चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी कि आपको आपके डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग कंटेंट लेके। तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।